ओम नमस्ते। सभ्य भारत प्रस्तुत करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऑडियो बुक भारत और चीन, मनीष महाशय के द्वारा। भारत और चीन संबंध प्रस्तावना। भारत और चीन दोनों की आज़ादी लगभग साथ साथ हुई। भारत 15 अगस्त 1947 को तथा चीन ने 1 अक्टूबर 1949 को आज़ादी पाई। दोनों का विकास समांतर रूप से देखा गया। भारत में आज़ादी के पश्चात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को महत्व दिया गया और इसी के साथ साथ भारत ने विदेश नीति में स्वतंत्र, स्वायत्त एवं शांतिपूर्ण नीति को महत्व दिया तथा आर्थिक प्रणाली में मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्व दिया है। जबकि चीन ने अपनी शासन प्रणाली में जनतंत्र को आधार बनाया और इसी के साथ साथ राजनियंत्रण अर्थव्यवस्था को महत्व दिया है। और चीन के विदेश नीति माओ के कथन से प्रतीत होती है। चीन की आक्रामक विदेश नीति है। उसका कथन है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों विकासशील देश थे, दोनों एशियाई देश हैं, दोनों पड़ोसी देश हैं और लगभग दोनों देश की एक जैसी समस्याएं थी। दोनों देशों के मध्य में लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है और यह भी उल्लेखनीय है कि चीन की पौराणिक मान्यता यह है कि चीन एक मध्यमकारी राज्य है और चीन दुनिया का केंद्रीय हिस्सा भी है तथा चीन मानता है कि यदि ईश्वर को धरती पर आना होगा तो वह पहले चीन की धरती पर आएंगे, क्योंकि चीन स्वर्ग के सबसे नज़दीक है। चीन ने भारत की जनसंख्या को कभी बर्बर जाति के अंतर्गत नहीं रखा है। इनका दृष्टिकोण भारत के प्रति सकारात्मक ही रही है। चीन ने वर्तमान समय में अपनी पौराणिक मान्यताओं को बदलकर आर्थिक मान्यता के रूप में अपना लिया है। वर्तमान समय में चीन दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन ने दुनिया के प्रत्येक देशों के सामने आर्थिक चुनौती को प्रस्तुत कर रखा है। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव OBOR, वन बेल्ट वन रोड, रेशम मार्ग। चीन ने वर्तमान समय में अपने प्राचीन रेशम मार्ग सिल्क रूट को पुनः प्रारंभ करने के लिए वन बेल्ट वन रोड OBOR परियोजना को शुरू कर दिया है और चीन के द्वारा अपने इस परियोजना को सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग के माध्यम से जोड़ रहा है और इसी परियोजना के अंतर्गत एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को आपस में जोड़ रहा है। पाकिस्तान CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा और नेपाल इस परियोजना के अंग है, परंतु भारत इस परियोजना का हिस्सा नहीं है। चीन इस मार्ग के माध्यम से एशिया होते हुए अफ्रीका, यूरोप देशों, इस्तांबुल, इराक, ईरान, इटली, यूनान से होते हुए पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत ग्वादर से बलूचिस्तान, क्वेटा, पेशावर होता हुआ सीधा चीन पहुंच जाएगा। चीन के द्वारा अपनी इस परियोजना OBOR के शुरू होने के कई कारण या उद्देश्य बताए गए हैं, जिसमें सर्वप्रमुख कारण यह है कि दक्षिण चीन सागर में 80% से ज़्यादा व्यापार अमेरिका के जहाज़ों द्वारा किया जाता है और इसके साथ साथ जब चीन की वस्तुएं एवं संसाधन ईरान से होते हुए हिंद महासागर के रास्ते मलक्का जल संधि से होते हुए चीन जाता है
तो उसे लगभग 12,000 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, जबकि इस परियोजना अर्थात OBOR परियोजना के माध्यम से पाकिस्तान के रास्ते सीधा चीन पहुंच जाएगा और यह मात्र 3,000 किलोमीटर की सफ़र को तय करेगा। अतः इससे परिवहन खर्च भी चीन को कम हो जाएगा और चीन अपनी वस्तुओं को और कम दामों में बेच सकता है। ज्ञातव्य है कि पिछले 4-5 वर्षों में अमेरिका और चीन के मध्य में ट्रेड वॉर भी चल रहा है। ट्रेड वॉर का अभिप्राय होता है देशों के मध्य या देशों के द्वारा नए नए बाजार की तलाश करना और अपनी वस्तुओं को कम से कम दामों पर बेचना। 1970 के दशक में भारत और पाकिस्तान के मध्य चल रहे युद्ध में चीन पाकिस्तान की ओर से हिस्सा लेना चाहता था, किंतु भारत ने चीन को स्पष्ट शब्दों में यह चेतावनी दिया कि यदि चीन इस युद्ध में भाग लेता है तो चीन का व्यापार, जो मलक्का जल संधि से होते हुए चीन की मुख्य भूमि तक जाता है, भारत उसका मार्ग बंद कर देगा। भारत के इस मत से चीन ने दोनों देशों के मध्य चल रहे युद्ध को अपने आप को तटस्थ कर रखा और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मोतियों की माला की नीति अपनाई, जिससे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। मोतियों की माला का अभिप्राय है चीन के द्वारा भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करके भारत पर दबाव बनाना, और इसीलिए चीन ने म्यांमार के सितवे बंदरगाह, बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तथा श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह, मालदीव के मालदीव बंदरगाह, जिबूती के जिबूती देश, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, नेपाल का हिस्सा तथा भूटान के निकट डोकलाम तक सड़क निर्माण तथा अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा इत्यादि के माध्यम से भारत को घेरने की नीति अपनाई गई है, जिसे मोतियों की माला कहा जाता है। इसके प्रत्युत्तर में भारत के द्वारा लोहे का पर्दा रणनीति बनाई गई है और भारत ने इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर बल दिया है। नेपाल में अपनी स्थिति को मजबूत करना, भूटान को पहली वरीयता देना, इसी के साथ साथ म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपनी स्थिति को मजबूत करना और श्रीलंका को 1% की ब्याज दर से ऋण उपलब्ध कराना तथा कोलंबो में योगदान, मालदीव को आर्थिक सहायता, ओमान में ओमान बेस, ईरान में चाबहार बंदरगाह का निर्माण तथा तजाकिस्तान से बेहतर संबंधों का निर्माण कर रहा है, ताकि चीन की मोतियों की माला रणनीति संतुलित कर सके। भारत चीन सीमा विवाद। भारत और चीन दोनों देशों के मध्य में विभाजित करने वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश नेफा है और वर्ष 1914 में दोनों देशों के मध्य में मैकमोहन रेखा द्वारा सीमा का विभाजन किया गया था और इस विभाजन के समय ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि शामिल थे। दोनों देशों के मध्य में सीमा विवाद का मुद्दा आरंभ में नहीं था, किंतु पहली बार चीन सरकार ने एक मानचित्र के माध्यम से भारत के क्षेत्र को चीन का भाग दिखाया और इसी वर्ष दोनों देशों के मध्य में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर भी हुआ था। चीन के द्वारा 1957 में पुनः एक बार एक पत्र के माध्यम से भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना दावा पेश किया गया था, क्योंकि इसी समय तिब्बत के कुछ शरणार्थी भारत में शरण ले रहे थे और 1959 में तिब्बत विद्रोह के बाद दलाई लामा भारत के हिमाचल प्रदेश में शरण ले लेते हैं और चीन के द्वारा भारत को सूचित किया जाता है कि भारत दलाई लामा को तिब्बत भेज दे और इसी दौरान चीन ने मैकमोहन लाइन को साम्राज्यवादी सोच बताया तथा अक्साई चीन के बीच सड़क का निर्माण कर दिया था और चीन 1962 में सीमा विवाद को लेकर आक्रमण कर दिया।
कुछ विचारकों का मानना है कि सीमा विवाद सामान्य हो जाने से संघर्ष नहीं होगा, लेकिन यह कहना पूर्ण रूप से तर्कसंगत नहीं है तथा 1962 के युद्ध से यह सिद्ध हो जाता है कि भारत तीसरी दुनिया का नेता नहीं है। इसके साथ साथ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1988 में सीमा विवाद को हल करने के लिए संयुक्त कार्यबल की स्थापना की गई तथा 1993 में दोनों देशों के मध्य शीर्ष बैठक हुई और इसी के साथ साथ 1996 में दोनों देशों के मध्य CBM को बढ़ावा दिया गया। वर्ष 2003 में दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद को हल करने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई थी। भारत को चीन के साथ किस प्रकार के संबंध बनाने की आवश्यकता है? वर्तमान समय में भारत को चीन के साथ दो समांतर नीतियों का अनुसरण करने की आवश्यकता है। पहला, कंटेनमेंट की नीति। चीन को प्रति संतुलित करने के लिए भारत के द्वारा कंटेनमेंट की नीति अपनाई जा रही है और भारत मंगोलिया के साथ जापान, वियतनाम, रूस, म्यांमार इत्यादि देशों के साथ बेहतर संबंधों का निर्माण कर रहा है तथा 1990 के बाद भारत के द्वारा आसियान देशों के साथ लगातार संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है तथा भारत अमेरिका का बढ़ता संबंध निर्णायक तौर पर चीन पर दबाव डालेगा, जिसे वर्तमान समय में देखा जा रहा है। इसके साथ साथ भारत के द्वारा इंगेजमेंट की नीति के द्वारा चीन के साथ आर्थिक संबंधों में सुधार तथा संबंधों को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान विश्व उदारीकरण और भूमंडलीकरण का है, जहां पर आर्थिक सहयोग के द्वारा सभी का लाभ होगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भिन्न भिन्न स्थिति की संज्ञा दी जाती है। भारत और चीन दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्था है और इनके विकास से पूरे एशिया का विकास होगा तथा दुनिया में शांति की गारंटी होगी। अतः हम कह सकते हैं कि चीन और भारत कई अन्य मंचों पर भी साथ साथ देखे जा सकते हैं, जैसे ब्रिक्स तथा शंघाई सहयोग परिषद में। फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नोट: दोनों देशों के मध्य में पिछले एक दशक में तनावपूर्ण संबंध देखे गए हैं, जिसमें अक्साई चीन, पूर्वी लद्दाख, पैंगोंग झील, गलवान की घाटी, मैकमोहन रेखा, ब्रह्मपुत्र पर बड़े बड़े बांधों का निर्माण, मोतियों की माला, NSG का विवाद, पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर समर्थन देना इत्यादि। NSG का फुल फॉर्म हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होता है, जिसे हम इंग्लिश में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। समाप्त।